नमस्कार दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 311 ए एंड सेक्शन 312 ऑफ सीआरपीसी। ओके, तो आपकी जानकारी के लिए चैप्टर 24 सीआरपीसी हम पढ़ रहे हैं, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। तो शुरू करते हैं सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी से, जो बोल रहा है पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामाइन द पर्सन प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट विटनेस जिसको बोला जाता है, इस टर्म पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, यूजुअली विटनेस क्या होता है कि एक तो पीडब्ल्यू होता है या डीडब्ल्यू होता है। या आपने केस की जब फाइल पढ़ी होगी आपको समझ में आ गया होगा ये पीडब्ल्यू डीडब्ल्यू क्या है। तो पहले प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आते हैं, वो अपनी टेस्टिमनी देते हैं, फिर एविडेंस क्लोजर होता है प्रोसिक्यूशन का। उसके बाद 313 का स्टेटमेंट के बाद डिफेंस के साइड से अगर विटनेसेस को आना है तो वो आ जाते हैं। ओके, ये दो टाइप्स ऑफ विटनेस हमें पता है, पर अभी हम देखेंगे कि कोर्ट विटनेस क्या होता है। ओके, तो कोर्ट विटनेस का मतलब ये है कि कोर्ट में, ये यहाँ पे 311 में आप में और शैल वर्ड को अंडरलाइन करिएगा। तो एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, कोर्ट में समन एनी पर्सन as a witness. Okay, examine any person in attendance though not called as a witness, and recall and re-examine any person already examined. मतलब ये जो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल के स्टेज पे कोर्ट किसी भी बंदे को समन कर सकता है उसके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस बंदे को बुलाना इसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस है, मतलब वो मटेरियल पार्ट ऑफ द एविडेंस हो सकता है उसका टेस्टिमनी, तो यहाँ पे वर्ड देखिए, यहाँ पे शैल वर्ड यूज किया है। एंड द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामाइन और रिकॉल एंड री एग्जामाइन एनी पर्सन इफ हिज एविडेंस अपीयर्स टू बी essential to the just decision of the case, मतलब इट इज अ मटेरियल पार्ट ऑफ द एविडेंस जिसके जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रुथ को सामने लाने के लिए। तो यहाँ पे शैल बोला गया है। इसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन इज डिपेंड्स ऑन दी, मतलब इसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि उनको क्या इसेंशियल लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। ओके, बट आपको अभी समझ में आ गया होगा कि उस बंदे को प्रोसिक्यूशन विटनेस करके भी नहीं बुलाया है, उस बंदे को डिफेंस विटनेस करके भी नहीं बुलाया है, कोर्ट ने उसको कोर्ट विटनेस करके बुला रखा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है। आप देखिएगा कि क्रिमिनल ट्रायल जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। वो कैसे चलता है कि पहले प्रोसिक्यूशन साइड से केस ओपन होता है, ये हम सबने पढ़ा है कि पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस ओपन करेगी, उसके बाद क्या होगा, एविडेंस क्लोजर वो पुरसिस दे देंगे, उसके बाद अक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाएगा 313 के अंडर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद। ओके, तो ये 313 का स्टेटमेंट होने के बाद दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अक्यूज टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट हिम। उसके बाद अगर उसको खुद के डिफेंस में कुछ लाना है तो वो ला सकता है। ओके, ये दिस इज अ फ्लो ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। तो इसमें क्या बोला गया है, एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इवन आफ्टर सेक्शन 313 स्टेटमेंट, इवन आफ्टर क्लोजर ऑफ डिफेंस एविडेंस, इवन आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स, के बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना दोनों तरफ से, तो इवन आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, इवन आफ्टर फिक्सिंग अ डेट ऑफ फॉर द जजमेंट कि ये दिन को मैं जजमेंट पास करूंगा, ये सब के बाद भी कोर्ट बोल सकता है कि हम समन करेंगे एक विटनेस को। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बट नॉट आफ्टर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट बिकॉज ट्रायल कंटिन्यूज टिल द जजमेंट इज डिलीवर्ड। इसको आपको याद में रखना है। आज तक हमने हमेशा बहुत बार क्या पढ़ रखा है कि क्रिमिनल ट्रायल शुरू होती है, ऐसे हम कब बोलते हैं, तो वो हम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे बोलते हैं, बट क्रिमिनल ट्रायल खत्म कब होती है वो हमने आज तक कभी ज्यादातर पढ़ा नहीं था। वो खत्म होती है कि जब जजमेंट डिलीवर हो जाता है कन्विक्शन या एक्विटल का, तो उसके बाद हम वो जो मटेरियल विटनेस हमें लग रहा है कोर्ट विटनेस करके जिसको समन करो, उसके बाद हम नहीं कर सकते। ओके, पर ये किसी भी स्टेज के बाद हम कर सकते
सकते हैं उसको समन एज अ कोर्ट विटनेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कोर्ट उसे विटनेस करके बुला रहा है। ओके, अभी आपको ये पता है, उतना एविडेंस एक्ट का आपको पता है कि अगर पीडब्ल्यू होगा, अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ कौन लेगा? पीपी लेगा। ओके, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कौन लेगा? डिफेंस काउंसिल लेगा। ओके, ये सब आपको पता है। और अगर री लेना है तो फिर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेगा, री एग्जामिनेशन लेना है तो ये हो गई बात प्रोसिक्यूशन विटनेस की। प्रोसिक्यूशन फिर से मैं एक बार बताती हूँ, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है अपना, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस लेगा, और री एग्जामिनेशन अगर लेना है तो फिर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ले सकता है। ओके, तो ये यूजुअली सिस्टम होता है कि जिसने बुलाया है वो एग्जामिनेशन इन चीफ लेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने ही विटनेस करके बुलाया है ना, समन किया है, कोर्ट विटनेस है वो। तो एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट लेगा, बट क्रॉस लेने का मौका दोनों पार्टीज को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। ओके, तो क्रॉस कौन लेगा? तो क्रॉस लेने का मौका दोनों पार्टीज को मिलेगा। ओके, ये चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द कोर्ट विटनेस। देन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एट एनी स्टेज उसको बुलाया जा सकता है। ओके, मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होने के बाद भी हम उसको बुला सकते हैं, 313 के स्टेटमेंट के बाद भी हम उसको बुला सकते हैं, डिफेंस का एविडेंस क्लोज होने के बाद भी हम उसको बुला सकते हैं। तो एनी स्टेज पे बुला सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोर्ट ने क्या करना है कि प्रोसिक्यूशन के एड के लिए, प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस में गैप रह गया है उसको फिलअप करने के लिए ऐसे उसे नहीं बुलाना है हमें कोर्ट विटनेस को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी साइड को एड हो, किसी भी साइड के एविडेंस के गैप्स फिल हो, ऐसे करने के लिए हमें उसे नहीं बुलाना है। ओके, और अगर इफ न्यू एविडेंस इज गिवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ एविडेंस एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स एंड इफ अक्यूज्ड इज टेकन बाय सरप्राइज, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 207 में भी हम क्या बोलते हैं कि अक्यूज्ड को पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या क्या एविडेंस गैदर हुआ है। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फेयर ट्रायल के लिए कि अक्यूज्ड को पूरा एविडेंस पहले समझ में आ जाए कि हमारे अगेंस्ट क्या गैदर हुआ है। ओके, तो अगर यहाँ पे आप कोई अलग एविडेंस ला रहे हो, आप न्यू एविडेंस ला रहे हो कोर्ट विटनेस की टेस्टिमनी के बेसिस पे, ओके, तो यहाँ पे अक्यूज्ड को क्या मौका मिलना चाहिए? अक्यूज्ड को चांस ऑफ रिबटल मिलना चाहिए। अगर 313 के स्टेटमेंट के बाद अगर पीडब्ल्यू या फिर कोर्ट विटनेस का फिर से स्टेटमेंट होता है तो उसको फिर से 313 का स्टेटमेंट देने का मौका मिलना चाहिए कि ये कोर्ट विटनेस मेरे अगेंस्ट ऐसे क्यों बोल रहा है या क्यों बोल रही है। ओके, तो इन एनी केस आपको ये याद रखना है कि कोर्ट मस्ट टेक केयर दैट अक्यूज्ड इज नॉट प्रेजुडाइज्ड बाय द समनिंग ऑफ द कोर्ट विटनेस। ओके, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि दोनों साइड उसकी क्रॉस लेंगे और अक्यूज शुड नॉट बी प्रेजुडाइज्ड बाय द समनिंग ऑफ द कोर्ट विटनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट विटनेस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि सीआरपीसी के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो इसको भी हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट को भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कॉन्फर वाइड पावर्स ऑन द कोर्ट टू आस्क द क्वेश्चंस और टू एग्जामाइन द विटनेसेस। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने हमेशा से पढ़ा है इंक्विजिटोरियल और एडवर्सरियल ट्रायल में डिफरेंस, सिस्टम ऑफ ट्रायल। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट ही एक जजमेंट में अपने ये हिमांशु सिंह सभरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या बोल रहा है कि द कोर्ट्स हैव टू टेक पार्टिसिपेटरी रोल इन द ट्रायल, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी द टेप रिकॉर्डर्स टू रिकॉर्ड व्हाटएवर इज बीइंग स्टेटेड बाय द विटनेसेस। ओके, तो यहाँ पे आगे जाके कोर्ट क्या बोल रही है कि सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी एंड 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कॉन्फर वास्ट एंड वाइड पावर्स ऑन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ the court to elicit all necessary materials by playing an active role in the
एविडेंस कलेक्टिंग प्रोसेस, ये चीज आप देखिएगा। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं कि इंडिया में एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है, तो आपको कुछ एक्टिव रोल प्ले नहीं करना है कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस में। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी कुछ एविडेंस आपके सामने आता है उसको आपको मार्शल करना है और उसके बेसिस पे आपको एक वर्डिक्ट देना है। ओके, बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला है कि जैसे नाउअडेज दे आर आस्किंग द कोर्ट्स टू प्ले एक्टिव रोल, ओके, इन कलेक्टिंग द एविडेंस वगैरह वगैरह। तो ये चीज को आपको अगर किसी एसएमए वगैरह लिखना है कि ये वाटर टाइप नहीं है, इंक्विजिटोरियल वर्सेस एडवर्सरियल का जो डिफरेंस है वो, द कोर्ट्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू प्ले द एक्टिव रोल इन एविडेंस कलेक्टिंग प्रोसेस ऑल्सो, then the courts have to monitor the proceeding in aid of the justice। ओके, मतलब उनको क्या करना है कि जस्टिस करना है, ट्रूथ को सामने लाना है, दैट इज देयर अल्टीमेट गोल। ओके, तो वो उनको फॉलो करना है और ये चीज को भी आपको इस जजमेंट में बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। दिस बिकम्स मोर नेसेसरी वेयर द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और प्रोसिक्यूटर इज नॉट एक्टिंग इन द रिक्वायर्ड मैनर। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि कोर्ट को विटनेस करके बुलाने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, उसकी जरूरत उनको क्यों पड़ रही है, बिकॉज द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी और द प्रोसिक्यूटर हैज नॉट एक्टेड इन द रिक्वेस्ट मैनर। एक्चुअली क्या है कि प्रोसिक्यूशन ने उसका जो केस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, एंड द प्रोसिक्यूशन केस शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट, मतलब उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आधार की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। द प्रोसिक्यूशन केस शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या प्रोसिक्यूटर अगर फेल हो रहे हैं उनके रोल में, ओके, तो फिर कोर्ट को एक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत पड़ती है, उनको समन करना पड़ता है विटनेसेस को, उनको एविडेंस कलेक्शन में एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर मटेरियल विटनेसेस को पीडब्ल्यू करके नहीं बुलाया है, प्रोसिक्यूशन विटनेस करके नहीं बुलाया है, तो कोर्ट स्ट्रिक्चर्स भी पास कर सकती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर, ओके, कि क्यों आपने इनको नहीं बुलाया ट्रुथ को सामने लाने के लिए। तो इसके लिए कोर्ट विटनेस का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस केस लॉ as well as the previous points that we have already discussed। Okay, now we'll go to section 311A of CRPC। section 311A क्या बोलता है, power of magistrate to order person to give specimen signature and handwriting। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, पर फिर भी मैंने आपको अंडरलाइन में आपको करने को बोलूंगी यहाँ पे, इंक्लूडिंग एन अक्यूज पर्सन। ओके, तो जो स्पेसिमन सिग्नेचर है, हैंडराइटिंग जो है, वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि आप दे दो, ये टाइम पे ये प्लेस पे आके आप आपके स्पेसिमन सिग्नेचर या हैंडराइटिंग कोर्ट के एड के लिए दे दो। तो यहाँ पे ये इंक्लूडिंग एन अक्यूज्ड पर्सन है, तो इसलिए आप सबको अभी ढूंढना है कि आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बट आपको ये केस लॉ ढूंढना है कि स्पेसिमन सिग्नेचर देना या हैंडराइटिंग का स्पेसिमन देना इज नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसलिए यहाँ पे इंक्लूडिंग एन अक्यूज्ड पर्सन है, जिसको मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि आप आपके स्पेसिमन सिग्नेचर या हैंडराइटिंग का सैंपल स्पेसिमन दे दो। ओके, सो दिस इज सेक्शन 311A of CRPC। Then we will go for expenses of complainant and witnesses। तो subject to any rules made by the state government, any criminal court, if it may think fit, order the payment on part of the government of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purpose of inquiry, trial and other proceeding before such court under this code। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वैसे देखा जाए तो विटनेस अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा का है तो उसके घर का तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है विटनेस करके विटनेस बॉक्स में जाने से। ओके, तो वो आता है 10 बजे कोर्ट में, 5 बजे घर जाता है, तो उसका एक 1 डे का मैन डे का लॉस हो जाता है। ओके, उसका जो अगर इनकम है डे टू डे बेसिस का वो लूज हो जाता है। इसीलिए प्रोविजन क्या किया गया है कि आप विटनेस को या कंप्लेनेंट को उनके एक्सपेंसेस दे दो। ओके, आने जाने का उसका खर्चा हो रहा है, और ये सब वो क्यों कर रहा है कि जस्टिस मिले, किसी को विक्टिम को जस्टिस मिले। ओके, तो इसके लिए उनको हमें रीजनेबल एक्सपेंसेस देने की प्रोविजन करनी चाहिए सीआरपीसी में, और वो करी गई है सेक्शन 312 ऑफ सीआरपीसी में।
तो यहाँ का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीपीटी में सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। थैंक यू।